गुड इवनिंग। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अ, आज हम लोग अपनी इस क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज वाला कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है, थ्योरी और प्लस कुछ सवाल को भी करा जाएगा। और नेक्स्ट आगे हम लोग इसके प्रैक्टिस को भी करेंगे, प्रैक्टिस सेशन अलग रहेगा, ठीक है। उसके लिए कुछ मैं अलग तरीका अपनाने वाला हूँ और दो तीन तरीके से हम लोग अब अपने पोर्शन को कवर करेंगे सारा कुछ। तो नेक्स्ट मेरा जो कंसेप्ट है, आप लोग कमेंट करके बताना सही है कि नहीं। मैं 10-10 मिनट के वीडियोस लाने वाला हूँ, मतलब दिन भर में 3 वीडियोस आपको मिलेंगे। जो ये मैं 1 घंटे 40 मिनट 30 मिनट का वीडियो एक साथ देता हूँ, अब वीडियोस आपके 10-10 मिनट के रहेंगे, ठीक है। जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा, ये तो पैरेलल चल ही रहा है, ये टॉपिक चल रहे हैं, ये तो अलग है। प्लस 10-10 मिनट के और वीडियोस रहेंगे। एग्जाम बूस्टर आप लोगों का रहेगा, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 10 ही मिनट के लिए। क्योंकि 10 मिनट में अगर आप 10 सवाल भी प्रतिदिन 10-10-10 30 सवाल आप करते हो तो बहुत अच्छा, आपका एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, ठीक है। और चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे, सारा कुछ चैप्टर वाइज करेंगे, फिर एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो कई तरीके से मैं वर्क करने जा रहा हूँ, तो आप कमेंट करके बताना ये सही रहेगा। दिन में 3 बार आप लोगों को 3 बार ही मिलेगा, एक बारी मॉर्निंग में आपको मिलेगा वीडियो, मतलब आपको वीडियो प्राप्त होंगे, और एक बारी आपको दोपहर में मिलेंगे, और एक बारी आपको शाम को मिलेगा, रात को, ठीक है। तो चाहो तो एक साथ आप रात को देख सकते हो, या जब भी समय मिले दिन में 10 मिनट का है, अपना समय निकाल के सारे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सर ये क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 मिनट में समझ लो क्या होता है एक्चुअली। देखो, एक, देखो ब्याज दो तरीके से दिए जाते हैं, ठीक है। एक आपका हो गया साधारण ब्याज, एक आपका हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल का ब्याज सेम रहता है। हर साल का जो ब्याज होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, सेम हर साल का ब्याज नहीं रहता है। इसमें क्या होता है कि जो हम पैसा लेते हैं कुछ समय के लिए, तो पहले साल हमको उस अमाउंट जो हमने उधार लिया है उस पर ब्याज देना होता है, ठीक है। सपोज करो आपने इतनी बड़ी अमाउंट लिया, ठीक। अब उसने कहा कि 1 साल बाद आपको जो ब्याज देना है इसका वो इतना बड़ा अमाउंट देना है, ठीक। मतलब ये आपका मूलधन था, और उसने 1 साल बाद ये ब्याज। अब अगर ये साधारण ब्याज होता तो हर साल अगर 10 साल के लिए भी उधार लेते तो हर साल इतना ही बड़ा ग्राफ बनता। लेकिन अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज पे लिए हो तो मूलधन ये है, पहले साल ब्याज इतना लगेगा, लेकिन जब दूसरा साल आएगा तो ब्याज इतना तो लगेगा ही लगेगा, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा तो ये रहेगा, प्लस प्लस इस पर भी ब्याज लगेगा, तो इसका ब्याज इससे कुछ छोटा होगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं, इसका ब्याज इससे कुछ छोटा होगा, पर ब्याज लगने लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर
जो लगता था ब्याज वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, प्लस जितना अभी तक ब्याज लगा हुआ है उन ब्याजों पर भी ब्याज लगेगा। तो अभी तक ब्याज ये लगे हुए हैं, इतने इतने लगे हुए हैं, तो इस पर भी ब्याज लगेगा। तो इस पर ब्याज इन द सेंस क्या होता है जानते हो? इस पर ब्याज होता है इसका, देखो, इस पर ब्याज होने का मतलब समझना, तीसरे साल कैसे ब्याज लगेगा? तीसरे साल लगेगा जो अभी तक ब्याज लगा है, ब्याज ये वाला लगा है, ब्याज ये वाला ब्याज लगा है, ये वाला, तो इस वाले पे कितना ब्याज मिलेगा? तो ये देखो इस पे कितना मिला था, यही इतना मिला था, मतलब इस सेम चीज पे तो ब्याज वही रहेगा, मतलब इसका ब्याज भी सेम आएगा और इसका भी ब्याज सेम आएगा, मतलब दो बारी सेम राशि, मतलब दो बारी ऐसा वाला बन मिलेगा, ठीक है। ये तो इन दोनों के ब्याज का ब्याज हो गया। अभी ये वाला ये वाला, मतलब इसके जैसा यहाँ दो ठो दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस पर ब्याज ये है, इस पर ब्याज ये है। अभी ये वाला ब्याज छूटा हुआ है, अब इस पर ब्याज इससे छोटा होगा, ठीक है। तो ये 3 साल का ब्याज हो गया, 3 साल के ब्याज की कहानी हो गई। अब अगर यही साधारण ब्याज होता ना, तो साधारण ब्याज होता तो केवल इतना ही चीज आता, बस, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज। लेकिन ये चक्रवृद्धि होने का मतलब पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तो जितना पहले साल लगा वो लगेगा ही लगेगा, प्लस जो लगा है पहले साल उस पर भी ब्याज लगेगा। और तीसरे साल क्या होगा, जितना पहले दूसरे साल लगता था उतना तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जितना इससे पहले लगे हुए हैं ब्याज, कहाँ लगा हुआ है, ये लगा है, ये लगा है, ये ब्याज, इन तीनों पर वापस से ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका ब्याज कितना होता है तो पता है, ये होता है सेम इतना ही, ये भी है तो इसका भी ब्याज यही होगा, मतलब इन दोनों का ब्याज दो ठो इस तरीके का, और इसका ब्याज इससे छोटा हो जाएगा। तो ये 3 साल, ऐसे ही ये कड़ी अगर 4 साल की होती तो ये इसके नीचे एक और बनता, चौथा, फिर उसके बाद इसका ब्याज, इसका ब्याज, इसका ब्याज तो सेम आएगा, तो यहाँ सेम तरीके के 3 ठो बनेंगे, प्लस अब देखो इसका ब्याज और इस इधर एक मिला रहेगा, एक यहाँ मिला रहेगा, एक यहाँ मिला रहेगा, उसका और उसका ब्याज तो ये हो जाएगा, तो दो ठो यहाँ लगेगा। फिर उसमें से एक का, जैसे इसका एक ब्याज यहाँ मिला तो ऐसे ही यहाँ पर एक ब्याज मिलेगा, तो कॉम्प्लिकेट होता, तो इसीलिए इसको चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं या चक्रवृद्धि, ये चक्र में बढ़ता है। क्लियर हुई बात की नहीं? ये साइकिल में इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये ये बहुत, मतलब आप ये कह सकते हो कि बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है, बहुत तेजी से। इसी को ही हम लोग परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज भी, सक्सेसिव परसेंटेज एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव परसेंटेज का ही एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दिया जाता है। क्लियर हुआ? अब इसी को हम लोग अगर, ये जो यहाँ समझाया, इसी को अगर हम लोग पहले 2 साल के लिए मैं समझा दूं, फिर 3 साल के लिए समझाता हूँ। इसी के लिए मैं लोग एग्जाम्पल लेके ले लें, तो मान लो अगर आपने 100 रुपया उधार लिया, किसी ने कहा कि मैं 10% रेट रखूंगा, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, ठीक है। मतलब जितना पैसा लोगे उसका 1/10वां भाग ब्याज रखना है आपको। तो फर्स्ट ईयर में आपको 100 रुपया उधार लिया आपने, तो ब्याज कितना देना पड़ेगा, तो 100 का 1/10 कितना होता है, 10, पहले साल, ठीक है। लेकिन जब दूसरे साल आओगे तो 100 रुपया लिया है तो 10 तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ अगर ये साधारण ब्याज होता तो इतने पे रुक जाते, चक्रवृद्धि होने पे इस 10 पर भी, इस 10 का भी 1/10 दोगे, तो 10 का 1/10 कितना होगा, 1 रुपया। तो कुल मिला के आपको कितना रुपया पेड किया करना पड़ा, 21 रुपया। कितना पेड करना पड़ा, 21। तो ये 21 रुपया आपका क्या है, ब्याज। मतलब 100 उधार लेने पर 10% के हिसाब से 2 साल बाद आपको 121 रुपया ब्याज वापस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब यही बात 3 साल की हो जाती, फिर देखो यहाँ लिख देते हैं, मान लो मैंने 1000 रुपया उधार लिया,
ठीक है, 10% के हिसाब से, 10% मतलब 1/10। तो पहले साल कितना रुपया लगेगा, 100 रुपया। दूसरे साल, 3 साल के लिए ये कहानी है, दूसरे साल भी 100 रुपया, लेकिन 100 का 1/10, क्योंकि भाई 100 तो लगा ही है, फिर 100 ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। देखो, 100 रुपया पहले साल के ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, इस 1000 पे तो जो लगेगा 100 रुपया, फिर प्लस ब्याज पे ब्याज। तो ब्याज कब लगा है, 100, इससे पहले वाले ईयर में 100 रुपया लगा तो इस पे ब्याज, तो 100 का 1/10 कितना होगा, 10। क्लियर हुआ। आज बात करते हैं तीसरे साल। 100 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, प्लस प्लस, अब समझो, इतना जितना ब्याज लगा है इन सब पे ब्याज आपको देना पड़ेगा। आप बताओ, 100 पे ब्याज कितना लगता है, 10 रुपया लगता है। तो 2 बार 100 100 दिया है आपने, तो यानी कि 2 बार 100 ब्याज दिया है, 200 रुपया। तो 200 पे कितना लगेगा, 100 पे 10 तो 200 पे 20, यानी कि 20 रुपया लगेगा। क्लियर हुआ। प्लस अभी तो इस पे दिया आपने ब्याज, अभी 10 पे भी देना पड़ेगा, तो ये 10 का 1/10 कितना होगा, 1 रुपया। तो अल्टीमेटली इतना ब्याज आपको देना पड़ेगा 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद आपका ब्याज हो जाएगा, गिन लो, 100 100 100, 10 20 30 और 1 31, 331 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज। अगर यही साधारण ब्याज होता तो केवल कितना रुपया लगता, 300 रुपया। तो 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना रुपया होगा, यही जो उनके ब्याजों पर ब्याज लगता है वही उनका अंतर होता है। क्लियर। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई होगी, कंसेप्ट सबको समझ आ गया होगा। क्लियर हुआ। ठीक। तो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज दिया जाता है या लिया जाता है। क्लियर। अच्छा, अब मैं बात करूं फॉर्मूला। फॉर्मूला, चक्रवृद्धि मिश्र धन अमाउंट, ए बोलते हैं इसको, ठीक है, के बराबर होता है P 1 + R/100 की पावर टी। ठीक है। वैसे इसका इस्तेमाल हम लोग कम से कम करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि कभी फंस जाएंगे तो यही काम करेगा। ठीक। फ्रैक्शन वैल्यू कुछ आने लगी, कटाने पिटाने वाला आने लगा, अदरवाइज हम लोग इसको परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व कर लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, ए बराबर होता है P 1 + R/100 की पावर टी, सॉरी चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा जितना मिश्रधन है चक्रवृद्धि वाला, उसमें से मूलधन को घटा दो। ये पी जो होता है सर मूलधन होता है। पी बोले तो प्रिंसिपल, आर बोले तो रेट, टी बोले तो टाइम। ठीक। तो ये एक और फॉर्मूला आप कर लोगे, वैसे ये पता होगा सबको, ऊपर वाला भी पता होगा क्योंकि वेल नोन फॉर्मूला है। चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर P 1 + R/100 की पावर 6। क्लियर। अब एक सवाल को मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा, क्योंकि आगे चल के अल्टीमेटली मैं किस में शिफ्ट कर जाऊं प्रैक्टिस कराते वक्त, वो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आपको हर तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ें, अब सवाल पे आते हैं। अच्छा, मान लो अगर रेट हर साल बदल रही हो, ये तो रेट सेम रहे, तो टी टाइम बाद इतना ब्याज इतना मिश्रधन होगा। लेकिन अगर हर साल रेट बदल रही हो, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाता है P 1 + R1/100। सेकेंड ईयर हो गया 1 + R2/100। थर्ड ईयर हो जाएगा 1 + R3/100। डॉट डॉट डॉट, जितने साल की ये कहानी होगी, ये अमाउंट मिश्रधन। ठीक है। मतलब अगर हर साल सेम नहीं रहे, कहे कि किसी वर्ष की किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में इतनी है,
और इतने इस साल ये 10% ग्रोथ की, नेक्स्ट ईयर इसकी वृद्धि 12% हो गई, नेक्स्ट ईयर 15%। तो उसका फाइनली 3 साल बाद जनसंख्या बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग सवाल के माध्यम से अपने टॉपिक की। ठीक, तो एक छोटा सा सवाल ले लेंगे। सवाल है कि 3,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की जगह पे ब्याज शब्द का इस्तेमाल कर दिया उसने तो बाई डिफॉल्ट वो साधारण ब्याज हो जाता है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। और अगर उसे चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल पूछना होगा तो वो चक्रवृद्धि ब्याज नाम लेगा। तो अगर केवल ब्याज नाम ले लेते तो आप समझ जाना ये साधारण ब्याज की सवाल है। लेकिन अगर मैं पढ़ाते वक्त कभी ब्याज लिख दूं तो चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहा हूं तो चक्रवृद्धि ब्याज ही है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। मासिक ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करें। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करें। अब आप कैसे इसको निकालोगे? मेथड नंबर 1, तरीका नंबर 1, फॉर्मूला बेस। ठीक है, फॉर्मूला से कैसे लगाओगे तो देखो, अपने को मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन बराबर ए बराबर पी 1 प्लस, रेस में नहीं लगेगा कोई भाई, मैंने बता दिया। आप कंसेप्ट पकड़ना, क्योंकि आगे का सवाल मैं कब किस में शिफ्ट हो जाऊं वो आपको लगेगा कि सर ये एकदम नया पढ़ा रहे हो। ये कंसेप्ट की क्लास है तो अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पे आप फोकस करो। बस रख देते हैं पी 3,000, 1 प्लस रेट 20 अपॉन 100, टी 2 ईयर। तो 3,000, 20 एकन्नम 20, 20 25 100, 5 एकन्नम 5 और एक 6, 6/5 का स्क्वायर मतलब 2 बार 6/5। ठीक है, 5 छक्के 30, 600, 12 25 60, 120। सरल कर लो, 6 6 के 36, 12 संग 72 और 12 तिहाई 36, 36 और 60, 43। जीरो, यानी कि जो मिश्रधन आएगा वो 4320 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक, ठीक, 4320 रुपया इसका मिश्रधन हो जाएगा। कैलकुलेशन वैल्कुलेशन देख लिया करो भाई। ठीक, वैसे भी कैलकुलेशन में कभी कभार मिस्टेक हो सकती है मेरे से, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन को देख लिया करो। ठीक है, ये हो सकता है मैं कटाने बटाने में गलती कर दूं जल्दबाजी में। चल, ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड नंबर 2। ठीक है, देख, सिंपली आप 20 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया करो। ठीक है, 20 की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया करो। तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। ठीक, 1/5।
अब क्या किया करो आप, 5 से ये हर साल एक बढ़ेगा, ठीक है। तो 5 से कितना हो जाएगा, 6। क्लियर हो रही बात। अभी केवल कंसेप्ट को समझना। हो सकता है कि इसमें इस वाला मेथड से ही आप सवाल बना पाओ, लेकिन आगे इन सब चीजों का यूज आएगा, ठीक है। तो ये देखो कितने साल की कहानी है, 2 साल की। तो सिंपली आप इसका ये इसको मूलधन मानना, तो ये 5 का स्क्वायर कर देना नीचे वाले को, और ऊपर वाले का 6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर यहाँ कर दोगे 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर का बोले बोले तो कितना हो जाएगा, 25। और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36, ठीक है। और ये मूलधन मानना, तो 25 की वैल्यू आपको दिया है 3000, ठीक। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लोगे, 25 की वैल्यू 3000, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 25 चौके 100, तो 4 तिहाई 12, 120। एक की वैल्यू हो जाएगी 120, अपने स्तर से गुणा कर लोगे। एक की वैल्यू 120, तो तुरंत 136 की वैल्यू निकाल लोगे, तो 120 का इसमें गुणा कर लोगे, ठीक है। तो 12 छंगे 72, 12 तिहाई 36, और 7 कितना हो जाएगा, 43, ठीक। तो 4320 इसका मूलधन हो जाएगा, ठीक है। ये काम कर लोगे, ठीक। मेथड नंबर यहाँ लगा लेते हैं 3। मेथड नंबर थर्ड, मेरी बात अभी गौर से सब लोग समझते चलो। देखो ये 20 है, ठीक है, 20% है, ठीक। आप यहाँ पर अपने मन से आप ये वर्क करोगे, ये थोड़ा सा इससे भी जटिल हो सकता है, तो केवल इसको समझते चलना। इस सवाल को तो मेथड नंबर 1 से लगाओगे, लेकिन ये सवाल को समझे रहोगे तो आगे आपको मैं जब समझाऊंगा दूसरे टॉपिक में, तो ये बहुत मदद करेगा। तो तीसरा तरीका क्या करोगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लोगे, तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। अब अगर 2 साल की कहानी कह रहा है, अगर ये 2 साल की कहानी कर रहा है, तो आप मूलधन को ये नीचे जो लिखा है इसका स्क्वायर करके मान लेना। तो मूलधन मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ये मान लिया करो कि 25 इसका मूलधन हो गया, ठीक है। अब पहले साल ब्याज कितना मिलेगा, तो इस 25 का 1/5 मिलेगा, तो 25 का 1/5 मतलब कितना ब्याज मिलेगा, 5 रुपया। और दूसरे साल कितना मिलेगा, तो सीधी सी बात है 5 तो मिलेगा ही, फिर 5 पे 1/5 मतलब 1 रुपया मिलेगा। ये अभी समझाया। तो कुल मिला के कितना ब्याज मिलेगा, तो 5 5 10, 10 और 1 11, मतलब 11 ब्याज और 25 आपका मूलधन। तो कुल मिला के 25 और 11 कितना हो गया, 25 और 11 कितना हो गया, 36। तो 25 की वैल्यू आपको दिया है 3000, तो 25 की वैल्यू 3000, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल के 36 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप ये नहीं कहना सर इसमें किया था, मैं केवल अभी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी सवालें लगती हैं, और अभी किस्तों वाली सवाल आएगी तो सब कुछ इसी तरीके से लगाऊंगा। तो केवल अभी बस ये समझते चलो कि हाँ ऐसे आता है, लगाओगे आप ऐसी सवालों को किस तरीके से, फॉर्मूला मेथड से, उससे लगा लो या इससे लगा लो, कोई भी एक तरीका, कोई भी एक प्रोसीजर वर्क करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको मजा आएगा, अब आपको इन सब का यूज समझ आएगा अगले सवाल में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में इसका यूज समझ में आएगा। इसको बहुत ढंग से 2 बारी 3 बारी देख लेना, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ए बराबर P1+R/100 का कंसेप्ट पढ़ते हो, लेकिन अब हम आपको सिखाने सिखाएंगे फ्रैक्शन से सवालों को कैसे सॉल्व करते हो। अब एक और मैं मजेदार सवाल लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, 10,000 रुपए ठीक है का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अगर मिश्रधन पूछता तब तो ए बराबर P1 + R/100 करके निकाल लेते आप लोग, लेकिन यहाँ तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, मतलब अगर आपने पी ए निकाल भी लिया मिश्रधन, तो उसको 10,000 में से घटा के आपको बताना होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मूलधन 10,000 है, तो मिश्रधन ए बराबर P1 + R/100 के कंसेप्ट से निकाल लोगे। ठीक है, अब चलो लगाते हैं इस सवाल को। तो मेथड नंबर 1, अभी देखो आप कितना फास्ट इस सवाल को लगाओगे, जो मैं तरीका फ्रैक्शन वाला लगाया हूँ। ठीक है, लेकिन अभी पहले आप जो बचपन से सीखे हुए वो मेथड से लगाओ। मेथड नंबर 1, फॉर्मूला बेस। तुरंत निकाल लेते हैं ए, तो ये हो जाएगा ए बराबर P1 + R/100 की पावर 3। तो 10,000, 1 + 10 × 10, 10 दाम में 100, 10 × 10 और 1 11 डायरेक्ट कर लेते, तो 11/10 का क्यूब। तो 10,000 गुणे 11 का क्यूब 1331, मुझे याद है, आपको भी होना चाहिए। 10 का क्यूब 1,000, 1,000 का 3 जीरो इससे कट गया, तो उत्तर आ गया 13,310। ये तो मिश्रधन निकला। ठीक है, तो ब्याज कितना होगा? तो 10,000 में से 13,310 मिश्रधन हो गया, तो 10,000 निकाल दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 3,310 रुपया इसका ब्याज हो गया। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ? आई थिंक दिख रहा होगा, 1 मिनट में देख लो। तो आप लोगों का दिख रहा है? ठीक है, चलो ओके। अब मेथड नंबर 2, फ्रैक्शन वैल्यू मेथड। ठीक है, मेरी बात गौर से समझना। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। ठीक है, 10 से ही एक बढ़ेगा, मतलब कितना हो जा रहा है हर साल? 11 रुपया। कितने साल की ये कहानी है? 3 साल की। तो ये नीचे वाले का क्यूब कर दो, 10 का क्यूब, और इसको बाद में जाके कितना हो जाना है? 11 का क्यूब। अगर 2 साल होता तो इसका स्क्वायर कर देता मैं। ठीक है, तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1,000। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। आपको मूलधन दिया है, या तो ये दे सकता है या ये दे सकता है। अभी फिलहाल मूलधन दिया है, मतलब 1,000 की वैल्यू दिया है 10,000। तो 1,000 की वैल्यू 10,000, तो ये 3 जीरो कट गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो अगर एक की वैल्यू 10 आ गई, तो अपने को तो मिश्रधन, ये तो मूलधन होता है और ये आपका क्या होता है? मिश्रधन। तो अगर एक की वैल्यू 10 है, तो 1331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो गुणा कर लो 10 के साथ, तो 13,310। और फिर आप घटा लोगे तो आपको ब्याज मालूम हो जाएगा। ब्याज मालूम हो गया आपका 3,310 रुपया। बोलो, क्लियर हुआ? तरीका नंबर 3 भी देखूंगा, आपको कराऊंगा, तीसरे तरीके से भी कराऊंगा। ठीक है, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 उधर लगाते हैं। मेथड 3, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, जो नीचे रहा करे उसका क्यूब मूलधन मान लिया करो। तो 10 का क्यूब आपका मूलधन, तो 10 का क्यूब मतलब 1,000। तो 1,000 पहले साल, फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज लगेगा? तो 1,000 का 1/10 मतलब 100 रुपया। और दूसरे साल जब हम जाएंगे तो कितना लगेगा? तो ये 100 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इस 100 पर भी 10 लगेगा, 100 का 1/10 लगेगा, मतलब 10 रुपया लगेगा। और तीसरे साल 100 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इतने लोगों पर वापस से लगेगा ब्याज। तो इतने में हमको पता है 100 रुपए 2 बार 100 दिखा,
हमको पता है 100 पे 10 लगता ही लगता है, मतलब इस पे भी 10 लगेगा, इस पे भी 10 लगेगा, मतलब कुल मिला के इन दोनों का ब्याज 20 रुपया हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 20 रुपया। ठीक है, प्लस अभी ये वाला 10 बचा हुआ है, इस 10 का भी 1/10 तो 1 रुपया। तो अल्टीमेटली कुल इतना रुपया ब्याज लग जाएगा। ब्याज कितना लग गया? इतना रुपया। ये पूरा इसका ब्याज हो गया 100 100 100, 300, 300 और 10 20 30, 30 और 1 31, 331 रुपया इसका क्या हो गया? ब्याज हो गया। और अगर 331 रुपया ब्याज हो गया तो यहाँ से निकाल सकते हो। देखो, मूलधन आपको ये नहीं दिया है, 10,000 दिया है, मतलब 1,000 की वैल्यू का मतलब होता है 10,000। तो यहाँ से 3 जीरो कटा, 3 जीरो कटा, मतलब एक का वैल्यू कितना आ गया? 10। तो अपना ब्याज तो 310 ही है, तो 310 ब्याज है, मतलब एक की वैल्यू अगर 10 तो 310 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 से गुणा कर दो तो 3,310, यही ब्याज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी आप कर सकते थे। देखो, यहाँ पर आपको ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। 1,000 से 1331 हुआ, मतलब कितना बढ़ा? 331। तो एक की वैल्यू 10 आई, तो 331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,310। यहाँ से भी करके निकाल सकते थे। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, मेथड क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल और लास्ट सवाल आज की क्लास का। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, किसी धन का 10%, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन चक्रवृद्धि मिश्र धन 6,655 रुपया, 6,655 रुपया हो जाता है। हो जाता है वह धन ज्ञात कीजिए यदि यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। ठीक है? मतलब 3 साल का ब्याज आपको, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको दिया गया है 10% के चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से। तो वो अल्टीमेटली 6,655 रुपया हो गया, 6,655 ही है। ओके, 6,655 रुपया हो जाता है, तो आपको बताना है कि वो धन बताओ, मतलब मूलधन बताओ। सेम प्रोसीजर, मेथड नंबर 1। ठीक है, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 की पावर टी। तो ए का वैल्यू है 6,655, बी 1 + R/100, 10/100 पावर 3। तो 6,655 बराबर पी, 10 दाम में 100, 10 × 1 = 10 और 1 = 11, 11/10 का क्यूब। तो पिछली सवाल है तो इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 11 का क्यूब 1,331।
बटा 1000, 13×5 = 65, 5 बारी जाएगा ये, 1000 का 5 में गुणा हो जाएगा तो 5000। मतलब जो उसका मूलधन निकल के आया वो कितना रुपया निकल के आएगा, 5000। ठीक है। मेथड नंबर 2, सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से बढ़ के ये 11 होगा। 10 से 11 हो गया, मतलब 10 का स्क्वायर अगर मूलधन मान लोगे तो ये जाके 11 का स्क्वायर में बदल जाएगा। 11 का स्क्वायर अल्टीमेटली कितना होता है, 121। अब की बार आपको मिश्रधन, सॉरी सॉरी, क्यूब होगा ना, क्यूब, क्योंकि 3 साल के लिए दिया गया तो स्क्वायर क्यों करोगे, क्यूब। तो 11 का क्यूब होगा 1331। ठीक। तो अब की बार मिश्रधन दिया है, उस बार ये दिया होता था मिश्रधन, तो 1331 की वैल्यू 6655। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लोगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। एक की वैल्यू आ गई 5। तो 1000, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। तो एक की वैल्यू 5, तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000 रुपया। बोलो क्लियर हुआ। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मेथड थर्ड भी आप समझ सकते हो, बार बार बताऊंगा नहीं, सीधा सा है, सेम कंसेप्ट है। 10 का क्यूब मूलधन मानोगे तो पहले साल 100 रुपया लगेगा, दूसरे साल 100, फिर 10, तीसरे साल 100 प्लस 20 प्लस 1, तो 320, 10, 30 और 1, 31, 331 प्लस 1000, मतलब 1331 की वैल्यू ये दिया हुआ है, फट से कटा के सेम यही काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये 3 मेथड से मैंने कराया। मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 1 इस सवाल के लिए अच्छे हैं। मेथड 2, मेथड थर्ड, मेथड 2 का ही कोई व्युत्पन्न है, लेकिन इसकी आगे जरूरत बहुत पड़ेगी मेथड थर्ड की। मेथड 2 बस यहीं तक सीमित रहेगा, लेकिन मेथड थर्ड आगे बहुत जगह यूज में आएगा। ओके, आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीपल वाला केस पढ़ेंगे, गुना वाला केस, मिश्रधन वाला केस। ठीक है। फिर साधारण ब्याज 2 साल का दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो क्या कंडीशन लगाएंगे, इन सब से। फिर इसके बाद किस्तों वाली सवालों को करेंगे। तो धीरे धीरे ये चीज़ों को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आज का आप लोग को वीडियोस को देखने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियोस को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी जुड़ सकें और एक अच्छे लेवल की हम लोग प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है। ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा लोग जुड़े रहते हैं, तो फिर क्लास लेने का मन भी करता है, अदरवाइज बेमन की क्लास चलती है। ठीक है। फिर ये होता है कि भाई कोर्स कवर कर लें बस। ठीक है। बट अभी ये है कि मैं एक वर्क कर रहा हूँ, और जैसा कि आप लोगों को बताया भी होगा। ठीक है। तो वो बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा, और उससे आप लोगों को निस्संदेह बहुत फ़ायदा होगा। और निश्चित रूप से आप लोगों की एक प्रिपरेशन में, आप लोगों के मैथ्स के प्रिपरेशन में खासकर बहुत बूस्ट मिलेगा। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।